हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th NCERT मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने इस वीडियो का भाग 1 बनाया है, जिसमें हमने संख्या पद्धति जो है आपका पहला चैप्टर, उसका परिचय आपसे साझा किया है, जिसमें हमने संख्याओं के प्रकार क्या क्या होते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, उन्हें किस अक्षर से हम प्रदर्शित करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छी प्रकार से समझाया है। अब देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है? तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि परिमेय संख्या होती क्या है। भाग 1 में ही हमने साझा किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या हम कमेंट के पहले कमेंट में लिंक को पिन कर देंगे, आप उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका उत्तर होगा कि हाँ, 0 या शून्य एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, और जहां पर P और Q हमारे पूर्णांक होने चाहिए। कहता है कि जहां हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो अगर यह एक परिमेय संख्या है जी शून्य, तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P और Q पूर्णांक तो होने चाहिए, परंतु जो Q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 को हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे P क्या है हमारा? P आपने देखा कि 0 है, शून्य है, तो हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे शून्य को? तो हम लिखेंगे P की जगह पे 0 और Q की जगह पे हम कोई भी प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक कोई भी गिनती आप लिख दीजिए, वह क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो अगर हमें शून्य को P/Q के रूप में लिखना है, तो हमारे पास P क्या है? शून्य है, और Q की जगह पे हम कोई भी प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1, या हम ये भी लिख सकते हैं P/Q के रूप में अगर हमको लिखना है तो 0/2, कोई भी हमें प्राकृतिक संख्या लिखनी है। तो ये क्या हुआ? P/Q के फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। अगला देखिए, प्रश्न दिया गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, आपको जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी है, हमेशा उसमें हम क्या करेंगे? जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है, यहाँ पे कितनी निकालनी है? 6 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। तो हमेशा हम क्या करेंगे? उसमें 1 जोड़ देंगे। 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम 6 में 1 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हमारा 7। अगर हमें मान लीजिए कि 7 परिमेय संख्या निकालनी होती, तो हम 7 में 1 जोड़ देते, तो हो जाता 8। अगर मान लीजिए हमें 8 परिमेय संख्या निकालनी होती, तो हम 8 में 1 जोड़ देते। यानी हमें जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी होती है, हमेशा उसमें हम क्या करते हैं? 1 प्लस कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हमने 6 में 1 जोड़ दिया, तो हो गया 7। अब देखिए, 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे 3, और जो ये 7 है, इसका ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे 3 में। तो 3
7/7, 7/7। तो 3 इंटू 7/7। और इसी तरह से ठीक हम 4 में भी 7 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे और इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये क्या होगा, 17 के 21 और 7 को हम वैसे ही नीचे लिख देंगे ये। और इसी तरह से 7 चौक 28 बटे में 7, दोनों का कि बटे में क्या आ गया है, 7 आ गया है। अब देखिए इनके बीच की संख्याओं को हम लिख लेंगे। ये जो 21/7 आया है और 28/7 के बीच की संख्याओं को हम लिख लेंगे और इनकी बीच की जो संख्याएं होंगी वही 6 परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे 21 के बाद और 28 से पहले की सभी संख्याओं को हमको लिखना है। तो आप क्या क्या लिखेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आप इसे गिन लीजिए, क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी यही 6 क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। देखिए 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी आपको। तो 6 परिमेय संख्या अगर ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, हमेशा एक बढ़ाकर लिखते हैं। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है, तो हमें 6 ज्ञात करनी थी तो उसमें हमने 1 जोड़ दिया। अब 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम 3 लिख लेंगे और ये जो 7 आया इसका ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। उसी तरह से 4 लिखेंगे और सेम प्रोसेस वही करेंगे, हम 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब देखिए 17 के 21/7 आया और यहाँ पर 28/7 आया। अब जो संख्याएं हमें मिल गई हैं इसके बीच की संख्याओं को हमको लिखना है और यही संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। तो 21/7 और 28/7 दो संख्याएं हमारे पास आई हैं। तो 21/7 के बाद और 28/7 से पहले की संख्याएं हमें लिख लेनी है। तो 21/7 के बाद क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28 से पहले लिखना है इसलिए 27 पे हमें खत्म कर देना है। तो 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं यही होंगी, यही हमारा क्या है, आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए 3/5 और 4/5 के बीच की। देखिए सेम प्रोसेस है, सेकंड जो प्रश्न आपने देखा वही विधि से आपको हल करना है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। 5 यहाँ पे परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हमने कहा कि जितनी भी परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी होती है उसमें हम क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो हमें यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। अब देखिए 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। तो 3/5 हम लिख लेंगे और इसमें हम ये जो 6 आया है इसका ऊपर और नीचे गुना कर लेंगे। इसी तरह से हम 4/5 लिख लेंगे यहाँ और इसका भी ऊपर नीचे गुना कर लेंगे 6 से। अब देखिए क्या आया, 36, 18, 6, 5, 30। इसी तरह से यहाँ पे 6 चौके 24/30 ये आ गया। और यही चीज़ जो आई है यानी 18/30 और 24/30 के बीच की संख्याएं ही क्या होंगी, हमारी 5 परिमेय संख्याएं होंगी 3/5 और 4/5 के बीच की। तो 18/30 के बाद लिखना है और 24/30 से पहले की संख्याएं हमें लिख लेना है। तो 18/30 के बाद की संख्याएं क्या होंगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। गिन लीजिए आप इसे, 1 2 3 4 5, यही 5 परिमेय संख्याएं हो गई। 3/5 और 4/5 के बीच की यही 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात हुई। तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए बहुत ही इजी है चैप्टर, बहुत ही आसानी से समझेंगे आप।
अगर आपको ये चैप्टर पसंद आता है, सॉल्यूशन हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए, जिससे कि आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता रहे। अब देखिए, चौथा प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, यानी ट्रू है या फॉल्स, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी जो भी कथन दिए गए हैं वह सत्य हैं या असत्य हैं, अगर सत्य हैं तो क्यों हैं और असत्य हैं तो क्यों हैं, ये हमें कारण भी बताना है और उसके बाद हमें उत्तर देना है। तो आप देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अगर ये सत्य है तो क्यों है, अगर असत्य है तो क्यों है, ये कारण हमें बताना है। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। हमने स्पेशली इस पे भाग 1 में वीडियो बनाया है, आप उसे देख लीजिएगा। और यहाँ हम बता भी देते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि 1 से गिनती स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, ये भी गिनती ही होती है, पर ये क्या होती है, 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। तो हमने देखा कि जो ये प्राकृतिक संख्या है वह पूर्ण संख्या में आ रहा है। 1, 2, 3, 4 यह क्या है, पूर्ण संख्या में भी यहाँ आ रहा है, यानी सम्मिलित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फिर से समझ लीजिए आप। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक हम गिनती गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी गिनतियां होती हैं अनंत तक हम गिन लें, तो वह क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, यानी प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम 0 लगा दें तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। और आपको क्या बताना है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो आप लिखेंगे कि यह कथन क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में प्रत्येक पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आती है, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। अब देखिए, दूसरा क्या दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप लिखेंगे असत्य। क्यों असत्य है, कारण हम जान लेते हैं, क्योंकि आपको बताना है कारण भी। क्योंकि पूर्णांक जो होती हैं वो ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। आपने देखा था कि पूर्णांक जो होते हैं वो ऋणात्मक 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था पहले वीडियो में कि जो पूर्णांक होते हैं वो ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। जैसे 0 के दाहिनी तरफ क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है भाई, 0 से लेकर अनंत तक आप गिनती गिन लीजिए, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और जो पूर्ण संख्या होती है वह केवल क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है, सिर्फ धनात्मक होती है, जबकि पूर्णांक जो होता है वह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप लिखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप लिखेंगे असत्य, क्योंकि हम परिमेय संख्याएं, आपको हमने भाग 1 वीडियो में ही बताया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जो भी भिन्न में संख्याएं लिखी जाती हैं उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं को। और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। तो अगर हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख दें, मान लीजिए 3/5 लिखा हमने, और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, तो इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अर्थात जो ये है वह कथन क्या है, असत्य है।
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप लिखेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं।